सिंदूर ये एक फेलियर ऑपरेशन सबसे पहले, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन हम अपोजिशन वाले इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करना चाहते। जिस तरह से वो कभी प्रेम चोपड़ा की तरह, कभी परेश रावल की तरह डायलॉग्स दे रहे हैं, साहब जा कर ये सिंदूर है, इसमें रगों में मांग पे क्या है, खून है, गर्म है, ठंडा है, और गोली खाओ रोटी खाओ, ये प्रधानमंत्री। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ऐसी है कि पाकिस्तान को चीन के वॉर गेम की तस्वीर को अपना बताकर गम हल्का करना पड़ रहा है, लेकिन यहां भारत में नरेंद्र मोदी की मीन मेघ निकालने की कोशिश थम ही नहीं रही है। मतलब ऐसा फील हो रहा है कि पाकिस्तान को पड़ी मार का दर्द कुछ लोगों को यहां हिंदुस्तान में हो रहा है। आज तो हद तब हो गई जब पाकिस्तान के खिलाफ मोदी की गर्जना को कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, क्योंकि सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं, लेकिन एक एंटी मोदी इकोसिस्टम है, ऐसा कहने से बाज ही नहीं आ रहा। कांग्रेस तो मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार पर और विदेश नीति को लेकर सुरक्षा नीति तक सबको ट्रोल्स के हवाले करने जैसे आरोप तक लगा रही है। सवाल पब्लिक का है कि जब मोदी का निशाना पाकिस्तान है तो हिंदुस्तान में बेचैनी क्यों है? वैसे आज विपक्ष को चुभने वाली दो बातें प्रधानमंत्री के मुंह से जरूर निकली हैं। उन्होंने कहा कि अब की बार कैमरे की व्यवस्था की गई थी ताकि घर में कोई सबूत ना मांगे। प्रधानमंत्री ने यह दावा भी किया कि 1947 में अगर सरदार पटेल की बात मान ली गई होती तो आज पीओके हमारा होता। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार पर कांग्रेस के हमलों ने क्या मोदी को पलटवार का मौका दे दिया? यहां यह भी दिलचस्प है कि ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति की इस आर पार के बीच ही भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल दुनिया में पाकिस्तान के आतंकी पोल खोल रहे हैं। मोदी विरोध की राजनीति की पहचान रखने वाले असदुद्दीन ओवैसी के पाकिस्तान पर तीखे हमलों को पूरा देश नोटिस कर रहा है। किरण रिजिजू जैसे मंत्री ओवैसी के बयान को एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं। सवाल पब्लिक का है कि ऑपरेशन सिंदूर में सियासत से कौन ऊपर नहीं उठ पाया और किसने फर्ज निभाया। लेकिन बहस की शुरुआत करूं उससे पहले ये फैक्ट शीट आपके साथ। These stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे, तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए। इन नालायकों को अकल भी नहीं है। पाकिस्तान को बस खामोश कर दे ऐसा संवाद असदुद्दीन ओवैसी का है, लेकिन इसके उलट कांग्रेस का संवाद कैसा है आप खुद सुन लीजिए। पूरे देश में आवाज उठ रही थी कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाए, आतंकियों के खिलाफ कदम उठाए जाएं। भाजपा के लोग कश्मीर के छात्र छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। देश की जो अकलियत है, माइनॉरिटी है, मुसलमान है, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। सोशल मीडिया पर क्या कर रहे थे आपके सामने, आपदा में अवसर इसीलिए कहता हूं। और जो आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उसमें एक धार्मिक उन्माद फैलाने की चेष्टा की गई। मतलब आप देखिए, एक सत्ताधारी दल का स्तर देखिए। पूरी विदेश नीति ट्रोल्स को आउटसोर्स कर दी, पूरी सुरक्षा नीति ट्रोल्स को आउटसोर्स कर दी, पूरी आंतरिक नीतियां जो है, राजनीति जो है, राजनीतिक विमर्श जो है, ट्रोल्स को आउटसोर्स कर दिया। ये उसका नतीजा है। सवाल यह है कि इस संवेदनशील मौके पर रचनात्मक विपक्ष की भूमिका किसकी है?
बेशक सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन क्या प्रधानमंत्री के अभियान को कमतर किया जा सकता है? इस बीच जब बार बार पीओके लाने से पहले ऑपरेशन सिंदूर स्थगित करने जैसे मुद्दे उठाकर सरकार को घेरा जा रहा है, तो आज तीखा जवाब प्रधानमंत्री की ओर से भी आया। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता, और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई। 22 मिनट में साथियों, 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की घिघी बांध दी है, लेकिन क्या भारत की राजनीति में पक्ष विपक्ष की मर्यादा का बांध टूट गया है? तो आज सवाल पब्लिक का यही है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ओवैसी पाकिस्तान को घेर रहे, राहुल गांधी की पार्टी मोदी के पीछे पड़ी, किसकी भूमिका सही है? पीओके और प्रहार के सबूत दोनों पर प्रधानमंत्री ने विपक्ष को आईना दिखाया। क्या कांग्रेस की दुखती रग यही है, इसलिए हमलावर है? क्या ऑपरेशन सिंदूर ने पक्ष विपक्ष की राजनीति का नया समीकरण बना दिया है? आज यही सवाल पब्लिक पूछ रही है, और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं शहजाद पूनावाला, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, श्याम कुमार बर्वे सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, अमीक जमाई जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वारिस पठान राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं AIMIM के, बहुत दिनों बाद हमारे शो पर आए हैं, और सुशांत सरीन स्ट्रेटेजिक मामलों के एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो आपसे पूछूंगी बर्वे जी, अब प्रधानमंत्री अगर पाकिस्तान पर हमलावर होते हैं तो ये आपको प्रेम चोपड़ा का डायलॉग लगता है, परेश रावल का डायलॉग लगता है? और मैं पूछना चाहती हूं, क्या आप बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को हराने के बावजूद देश के प्रधानमंत्री आपकी आंखों में विलन ही रहेंगे? ऐसा किसने कहा विलन बोला? ऐसा किसने बोला विलन है? प्रेम चोपड़ा तो विलन के ही रोल करते थे, कैरेक्टर आर्टिस्ट तो विलन के ही रोल करते थे। अब आप पता नहीं कौन से दशक में पैदा हुए हैं, लेकिन हमने तो बहुत प्रेम चोपड़ा की पिक्चरें देखी हैं। हमारा कांग्रेस का कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी कैमरे के सामने उनका खून गर्म होता है, उस तरीके से पाकिस्तान पे जब अटैक हुआ तो वैसा खून गर्म क्यों नहीं हुआ? ये उसका मीनिंग था बोलने का कि सीज फायर क्यों हुआ, किसके कहने पे सीज फायर हुआ, सीज फायर में फिर क्या क्या शर्तें मनवाए गए पाकिस्तान से, ये सारी चीजों की डिटेल्स पूछ रहे हैं। जिस तरीके से वो कैमरे में आते हैं तो प्रेस के सामने भी आ जाए और बताया कि सीज फायर किस चीज के लिए किया गया, हमने क्या जीता, हम क्या हारे, क्या पता है हमें युद्ध के बारे में, क्या डिटेल्स, कब कब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया प्रधानमंत्री साहब ने? यही पूछा कि कैमरे के सामने बोलने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, या सर्वपक्षीय दल ने सबने सपोर्ट किया, कांग्रेस ने भी उनको सपोर्ट किया, भारत देश की जितनी पार्टियां हैं सब अपने एक साथ खड़े रहे, उनके पीछे खड़े रहे युद्ध के समय। किसने बोला कि उनको सपोर्ट नहीं किया करके? लेकिन जब युद्ध में आज देख रहे कि पाकिस्तान भी उसको युद्ध जीत गया करके खुशियां मना रहा है, भारत भी मना रहा है, ये कैसा युद्ध हुआ है? तो ये प्रश्न तो तैयार हुए हैं, और ये देश के जनता के प्रश्न है, कांग्रेस के प्रश्न नहीं है। ये जनता के प्रश्न, जनता तो फूली नहीं समा रही है। लेकिन श्याम कुमार बर्वे जी,
सवाल कौन पूछ रहा है? जिनका खून गर्म ही नहीं हुआ। 26/11 हो गया, 170 लोग मर गए 2008 में। वहां तब के एयरफोर्स चीफ पूछते रह गए कि हमें आप आदेश दें, हम जाकर पाकिस्तान पर हमला करें। जिनका खून गर्म हुआ ही नहीं कभी, वो पूछ रहे हैं कि थोड़ा सा गर्म क्यों हुआ। अब जिन्होंने कभी गन नहीं उठाई, फाइटर जेट बाहर नहीं निकाले, वो शहजाद पूनावाला जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं। जवाब दीजिए कांग्रेस पार्टी को। नविका जी, देखिए, यदि अनुमति हो सांसद साहब की, यदि अनुमति हो तो मैं अपना जवाब। हाँ, आप बोलिए। श्याम कुमार बर्वे जी, आपने बोल लिया ना, अब शहजाद पूनावाला जी का जवाब सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आज 27 मई है, तो मैं सबसे पहले पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा नेहरू जी को। हालांकि उन्होंने नेहरू जी ने बोस जी की जासूसी कराई, पीओके दे दिया, अक्साई चीन दे दिया, 1948 में जीम स्कैम करवाया, 370 लागू किया, कोको आइलैंड दे दिया, 1962 के युद्ध में गड़बड़ियाँ की, IWT साइन करके 80% पानी दे दिया। फिर भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करूँगा, क्योंकि हम में और इनमें बड़ा अंतर है। देखिए, परेश रावल हो या जो भी दूसरा एक्टर हो, गुलफाम हसन नहीं बनना चाहिए। सरफरोश में एक गुलफाम हसन था। आपको पता है गुलफाम हसन कौन था? जैसे संजय राउत, ऑपरेशन सिंदूर फेलियर है। गुलफाम हसन कौन है? खड़गे जी, जो कहते छुटपुट हुआ, मतलब कि सेना का अपमान। गुलफाम हसन कौन है? आपके अजय राय जी और चन्नी जी, जो सबूत मांगते हैं सर्जिकल स्ट्राइक का और मजाक उड़ाते हैं रफाल का और हमारी एयरफोर्स का। गुलफाम हसन कौन है? अलका लांबा, जो कहती है ब्लू स्टार ऑपरेशन है, ऑपरेशन सिंदूर को। गुलफाम हसन कौन है? कांग्रेस पार्टी के। अब देखिए, आज ही आपने देखा होगा कि शशि थरूर, आपके फेलो सांसद, मनीष तिवारी फेलो सांसद, दोनों ने कहा सीज फायर नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है और ट्रंप का कोई मीडिएशन नहीं है। परंतु राहुल गांधी, जिसको मैं कहता हूं आर का मतलब रिडिक्यूलस राहुल है, कुछ और मत समझना। रिडिक्यूलस राहुल गुलफाम हसन की भाषा बोलते हैं, पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं और बोलते हैं ट्रंप ने इंटरवीन किया। अब मैं पूछना चाहता हूं बर्वे जी, थरूर जी तो आपके बगल में बैठते हैं, मनीष तिवारी बगल में बैठते हैं, झूठे हैं क्या? बता दो। और आखिरी बात, देखिए, मैं आपको बताता हूं गुलफाम हसन कौन होता है। गुलफाम हसन वो होता है जो 1974 में इंदिरा जी हमारा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ऑफर कर देती है पाकिस्तान को। गुलफाम हसन वो होता है जो 1968 में 828 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान को दे देते हैं। गुलफाम हसन वो होता है जो 1994 में हमारे ट्रूप मूवमेंट्स क्या होंगे वो अग्रीमेंट करा के यूनाइटेड नेशन में रजिस्टर कर देते हैं। और गुलफाम हसन वो होता है कि 1971 के युद्ध के बाद जगजीवन जी ने बोला था कि हमको पीओके ले लेना चाहिए, हमको करतारपुर साहिब ले लेना चाहिए, परंतु दबाव में आकर इंदिरा जी 15,000 सोल्जर रिटर्न कर देती है। ये गुलफाम हसन वाली प्रवृत्ति होती है। अब बताइए बर्वे जी, गुलफाम हसन कितने आपकी पार्टी में? बर्वे जी, किसने घोषित किया? सीज फायर है ही नहीं। किसने घोषित किया? है ही नहीं सीज फायर। घोषित किया? सीज फायर नहीं है। ट्रंप ने किया कि मोदी जी ने किया कि सीज फायर है ही नहीं भाई साहब। आप तो सांसद है, माननीय सांसद है, आपको इतना तो पता होना चाहिए। डीजीएमओ ने भी बताया कोई सीज फायर नहीं है। जवाबदारी से बोल रहा हूँ। मैं भी जवाबदारी से बोल रहा हूँ, डीजीएमओ का स्टेटमेंट कोट कर रहा हूँ। सेना का सेक्रेटरी आके सीज फायर घोषित करता है। अच्छा, एक काम कीजिए, सेना का सेक्रेटरी कौन है बताइए, नाम बताइए उनका। सेना के सेक्रेटरी का नाम बताइए, नाम बताइए ना। बता दीजिए। आप बताइए, आपने कोट किया साहब। सेना का कौन है सेक्रेटरी बताइए नाम। मैंने खुद एमईए का सेक्रेटरी होता है, डीजीएमओ होता है। डीजीएमओ और एमईए के सेक्रेटरी मिस्री साहब दोनों ने बोला है हम लोगों ने कोई सीजफायर नहीं किया है। हमारे बीच में यह अंडरस्टैंडिंग है कि डीजीएमओ पाकिस्तान ने कॉल किया तो डीजीएमओ भारत ने बोला कि अगर तुम अपनी हैसियत में रहोगे तो फायरिंग नहीं होगी, फायरिंग करोगे तो गोली का जवाब गोली से होगा। यह स्टेटमेंट है। पहले दिन मिस्री साहब ने भी सीज फायर शब्द का इस्तेमाल किया था और कहा था कि पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से यह बात आई थी। लेकिन अमीक जमाई साहब चाइना की तस्वीर दिखाते हुए पाकिस्तान अपने ही प्रधानमंत्री को वहां किस तरह के एविडेंस दे रहे हैं वो दुनिया ने देखा और ओवैसी साहब ने उसकी इतनी अच्छे से व्याख्या कर दी कि शायद किसी के मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आफ्टर ऑल ओवैसी साहब तो विपक्षी नेता है ना, और वहां पर मनीष तिवारी हो या सलमान खुर्शीद हो, वहां पर चाहे शशि थरूर हो, सबके बात समझ में आ रही है। लेकिन भारत में जो रह रहा है, जिसकी आबो हवा नहीं बदल रही, वो समझने को तैयार नहीं है। लेकिन आज एक बहुत बड़ी बात कही प्रधानमंत्री ने कि सबूत गैंग को इस बार सबूत देने की पूरी तैयारी थी। युद्ध के साथ साथ कैमरा भी लगे थे, क्योंकि बिना कैमरा के तो आप मानोगे नहीं ना, चाहे अपने देश का सच हो। आपको पाकिस्तान की बात पर ज्यादा यकीन होता है, आपको अपने देश की बात पर यकीन नहीं होता।
ऐसा दुर्भाग्य क्यों है इस देश का? देखिए नाविका जी, सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जब ये फैसला लिया, पॉलिटिकल फैसला, जंगों के फैसले जो होते हैं पॉलिटिकल फैसले होते हैं, ये हमने आर्म फोर्सेस पे छोड़ा कि वो किस तरह से ऑपरेशन करेंगे। तो उस फैसले में आदरणीय एलओपी राहुल जी भी शामिल थे, पूरे देश का विपक्ष शामिल था, देश की तीसरी नंबर स्ट्रेंथ की पार्टी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी शामिल थे, और हम सब ने हमारे देश के मुद्दे पर, सेना के मामले में, हमारी बहनों के जो सिंदूर उजड़े थे, आंख बंद करके हमने प्रधानमंत्री जी से कहा कि प्रधानमंत्री जी आप फैसले लीजिए, आप आगे बढ़िए। हमारा उनका जो साथ है, हमारा उनका साथ सेना के मामले में, स्वाभिमान के मामले में, देश पाकिस्तान के खिलाफ इंतकाम लेने के मामले में हम उनके साथ में हैं। लेकिन अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब सऊदीया से लौट कर आए तो पूरे देश को यह लगा कि वो जम्मू कश्मीर जाएंगे, वो कोई बड़ा फैसला लेंगे, लेकिन जब वो सीधे उतरे तो आप वो देखिए कि कितने नॉन सीरियस भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है कि वो सीधे पटना की एक चुनावी रैली में चले गए। जब वो समय था कि जब हमें मिलकर ऑल पार्टी मीटिंग में आप ये फैसला मिलकर आप लेते कि हमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को मिटा देना, भारत के नक्शे में शामिल कर लेना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो हमारी सेना के पास मौका था, ऐसा सहयोग जो पूरे देश का उनको मिला प्रधानमंत्री जी को, वो सहयोग तो इंदिरा जी को, अटल बिहारी वाजपेयी साहब को, दोनों को नहीं मिला था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने वो मौका खोया और अमेरिका के एक हंटर पे हमारे देश का स्वाभिमान, हमारे देश की विदेश नीति अमेरिका का सदर तय करेगा, उसके ट्विटर से हम सीज फायर करेंगे, ये भारत का स्वाभिमान से समझौता था, जिस बात को लेकर हमारी कांग्रेस की और हम सब लोगों की असहमति है। असहमति का मतलब ये नहीं है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी दाहोड़ में जाकर रैली करेंगे और हमारे सेना के लोगों के परिवार से कहेंगे कि आओ तुम्हें आना पड़ेगा और फूल बरसाना पड़ेगा हमारे पर। ये फूल का समय है, हमारे लोग शहीद हुए, हमारे कानपुर में लोग शहीद हुए, प्रधानमंत्री जी को उन परिवारों के साथ जहां चूल्हा नहीं जल रहा है, आपके पास एविडेंस है कि उनको बुलवाया गया था और उनसे लिया गया था। आप कर्नल कुरैशी की फैमिली के बारे में कह रहे हैं, आपको कहीं पता है, आपके पास कोई एविडेंस है कि उनको जबरदस्ती बुलाया गया था, उनसे फूल बरसाए गए थे? कर्नल कुरैशी के परिवार को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनका यात्रा है, आपको आना है। प्रधानमंत्री जी मिले भी नहीं, प्रधानमंत्री जी, ये नेशनल टेलीविजन पे उनकी बहन का स्टेटमेंट है, उनकी बहन ने कहा हम वहां पे गए और वो मिले भी नहीं, दूर से देखा, मुस्कुराए। बुलाया क्यों था? हमारी आर्म फोर्सेस के लोगों को जो शहादत देते हैं, जो सरहदों पे शहीद होते हैं, हमारे यहाँ भी चला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा। उनकी बहन ने कहा कि हमें लोकल प्रशासन का फोन आया, मैं जवाब दे, आपको जाना पड़ेगा। मैं जवाब दे देता हूं। आर्मी के लोगों को, आर्म फोर्सेस के लोगों को, वो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर नहीं है। नाविका में जवाब, हम डिसएग्री करते हैं इस बात से। चलिए नाविका जी, मैं जवाब देता हूं और मुझे उम्मीद है कि अमीर भाई एक एक करके सुनेंगे। इन्होंने कहा कि हमने पहले दिन से कहा हम देश के साथ। लाल बिहारी यादव ने कहा पहलगाम पॉलिटिकल ढंग से करवाया गया, पाकिस्तान को क्लीन चिट दी, ये साथ में खड़े होने का परिचय था क्या? दूसरी बात, पुलवामा वोट के लिए कराया गया, राम गोपाल यादव जी का आज भी बयान है, ये पाकिस्तान को क्लीन चिट देना, देश के साथ खड़े होने का काम है क्या? सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट पे किसने सबूत मांगे थे? इन्हीं की पार्टी ने। एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरी बात पे आते हैं। अब आते हैं पीओके के विषय पे। पहले तो बता दो पीओके दिया किसने, 65 और 71 में लिया क्यों नहीं? चलिए छोड़ देते हैं इस विषय को, दूसरे आगे बढ़ते हैं। पीओके की बात जो कर रहे हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने 370 हमने जम्मू कश्मीर से हटाया तब विरोध किया। फारूक अब्दुल्ला ऑन रिकॉर्ड है कि पीओके को लेना भी नहीं है, कोट अनकोट उनका बयान है, मेरा बयान नहीं है, कि पीओके के बारे में सोचना मत, पाकिस्तान ने कोट अनकोट चूड़ियां नहीं पहन रखी। मैं इस बयान से एग्री नहीं करता, पर ये उनके अलायंस पार्टनर का बयान है। पीओके के विषय में सैफुद्दीन सोज का बयान है कि पीओके को भूल जाइए, लेना नहीं है। हम तो 94 वाले रेजोल्यूशन पे आज भी अडिग है। आप बताइए इनके साथ अलायंस कब तोड़ोगे? तीसरी और आखिरी बात, ये शुभम द्विवेदी जी के घर पे गए थे अखिलेश जी? अच्छा, उन्होंने कहा कि मेरा कोई संबंध नहीं है। और ये मुख्तार के घर से क्या संबंध है आपका, वोट बैंक का? एनीवे, लास्टली नाविका जी, आपके सामने चरणों में झुकते हुए मैं बोलना चाहता हूँ, मिस्री जी का बयान मेरे सामने है, उन्होंने ये लिखा है, डीजीएमओ पाकिस्तान कॉल्ड डीजीएमओ इंडिया एट 1535, इट वाज एग्रीड बिटवीन देम दैट बोथ साइड्स वुड स्टॉप फायरिंग इन मिलिट्री एक्शन ऑन लैंड एंड इन एयर एंड सी विद इफेक्ट फ्रॉम 1700 आवर्स। उन्होंने कहीं पर भी सीज फायर शब्द इस्तेमाल नहीं किया, हो सकता है मैं गलत हूं, ठीक है, आप नाविका जी को आप गलत साबित कर रहे हैं, और डीजीएमओ ने भी रिएटरेट किया कि सेसेशन ऑफ फायरिंग है, दैट्स ऑल, सीज फायर है ही नहीं। मुझे किसी को गलत नहीं साबित करना, लेकिन पहले दिन सीज फायर की बात जरूर आई थी, लेकिन हमारा ऑफिशियल स्टैंड आर्मी का भी और सरकार का भी कि देयर इज
नो सीजफायर, तो मुझे लगता है कि अगर साथ में है तो मानो इसको। अब आप समझिए, आप नाविका जी 10 सेकंड, इन्होंने कहा शुभम द्विवेदी की बात करी, मानिक अखिलेश जी ने क्या बोला वहां पर, क्या बोला वहां पर उस विधानसभा में हमारे जो समाजवादी पार्टी की सीट है, कैंट की सीट है, जहां से हमारे हसन रूमी विधायक हैं, जब उस परिवार में पहले दिन से हमारे विधायक उस परिवार के दुख दर्द में शामिल थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री जी को हमारे जो चेयरमैन विधानसभा हैं, जब उनको जाना हुआ महाना जी के यहां, तो आपको मालूम है उस विधानसभा से उनको निकाल के भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में ले जाया गया। ऐसे समय पे जब पूरा कानपुर इकट्ठा है, देश के साथ इकट्ठा है, तो आप वहां पे समाजवादी पार्टी और बीजेपी देख रहे हैं सिर्फ राजनीति करने के लिए। आप भी तो देख रहे थे, आपने ही तो सवाल खड़ा किया कि प्रधानमंत्री बिहार क्यों गए, जम्मू कश्मीर क्यों नहीं गए। अच्छा, रैली करने का समय था। सुशांत सरीन, ये अपने आप को अमीक जमाई ने आज शो पर ही कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, बता दिया कि पॉलिटिक्स पहले है और देश के बारे में सोचना वो तो कभी भी बाद में किया जा सकता है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जी छाती ठोक कर कह सकते हैं कि इतना नालायक देश है पाकिस्तान, लेकिन ये शब्द कभी समाजवादी पार्टी के मुंह से नहीं निकले। क्यों सुशांत सरीन, क्यों कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं अपने आप को? यार नाविका, देखो, राजनीतिक दल राजनीति तो करेंगे और मेरे को उसमें कुछ आपत्ति भी नहीं लगती, प्रधानमंत्री भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि ओवैसी जी जो अभी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और बड़े डंकी की चोट पे कर रहे हैं, वो और भाजपा के बीच में कोई बड़ा प्यार मोहब्बत हो गया, बिल्कुल नहीं। वो आप वापस आएंगे तो वो भी राजनीति करेंगे, अपने किस्म की करेंगे। लेकिन ओवैसी जी का जो बड़प्पन है वो ये है कि उन्होंने अपनी राजनीति का बक्सा एक तरफ रखा हुआ है और अपने जो देशभक्ति का बक्सा है वो दूसरी तरफ रखा हुआ है। ठीक है, अब यही चीज बाकी दल भी कर सकते थे, वो नहीं कर रहे। अब कांग्रेस पार्टी के कई लोग हैं, शशि थरूर की आपने बात की, अपना मनीष तिवारी जी हैं, और जो बहुत अच्छे तरीके से भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सुप्रिया सूले हैं और बहुत सारे लोग हैं, आनंद शर्मा, सलमान खुर्शीद, बिल्कुल राइट। तो वो आप अगर ये डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते कि भाई एक तरफ आप एक राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ आपकी राजनीति है, राजनीति अपनी जगह है, वो होनी भी चाहिए, क्यों ना हो, लेकिन राजनीति भी करने का एक तरीका होता है, एक सलीका होता है। अब आप प्रधानमंत्री को या विदेश मंत्री को आप जयचंद बुलाएं, प्रधानमंत्री की तुलना आप प्रेम चोपड़ा के साथ करें, और आप राजनीति का जो स्तर है उसको इस घटिया स्तर पर लेकर के आ जाएं, और अगर आप ये समझते हैं कि ये करके आप बहुत अपनी राजनीति को चमका रहे हैं, तो आपको मुबारक हो राजनीति। मुझे नहीं लगता इससे कोई बहुत ज्यादा आपकी राजनीति चमकेगी, इनफैक्ट इसका बड़ा एक नेगेटिव असर होगा। दूसरी बात यह है कि बार बार एक ही सवाल बार बार उठाया जा रहा है। पहले दिन जब आतंकी अड्डों के ऊपर हमला हुआ था, मैं जमाई साहब को ये रेकमेंड करूंगा कि उस दिन की जो स्टेटमेंट, पहली जो स्टेटमेंट आई है, आप उसी को पढ़ लीजिए। ये ऑपरेशन एक महदूद किस्म का ऑपरेशन था, एक लिमिटेड ऑब्जेक्टिव था। ये ऑपरेशन ये जो क्या है आपका पीओके जो है पूरा का पूरा, उसको लेने का ऑपरेशन नहीं था। उसके लिए जिस तरीके की आपको तैयारी और जिस तरीके का युद्ध करना पड़ेगा वो बिल्कुल दूसरे किस्म का है। ये ऑपरेशन ये था कि आप अगर आतंकवाद थोपेंगे तो हम आतंकी अड्डों को अटैक करेंगे, अगर उसके बाद आपने हमारे खिलाफ कोई हिमाकत की, कोई रिस्पॉन्स किया, तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, जो कि दिया गया। और पहले दिन से भारत उनको यह कह रहा था कि हमने आतंकियों को अटैक किया है, अब आप पीछे, अब आप कुछ मत करिएगा, क्योंकि कुछ करेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया होगी। और वो होती रही और बढ़ती रही जब तक पाकिस्तान ने ये फोन करके बोला नहीं कि भैया आप चलो बंद करते हैं इसको यहीं पे खत्म करते हैं। उससे ज्यादा ये ऑपरेशन अभी था ही नहीं। तो ये कहना कि आपने पीओके को क्यों नहीं लिया, तो फिर तो मैं ये पूछ सकता हूं कि जब आपने पूरा का पूरा पूर्वी पाकिस्तान जो था उसको बांग्लादेश बना दिया था, तो फिर आपने पश्चिमी पाकिस्तान में पीओके क्यों नहीं लिया? उस समय तो आप हावी थे, पाकिस्तान की कमर तोड़ चुके थे। फिर क्या हुआ था? फिर किसने आपके ऊपर दबाव डाला था? देखिए ये सवाल तो नहीं, बिल्कुल ये सवाल हो सकते हैं, लेकिन वारिस भाई एक मिनट, वारिस भाई कद्र करता है ये देश ओवैसी साहब का जो स्टैंड है। आपकी राजनीति एक तरफ, आपकी देशभक्ति दूसरी तरफ,
और दोनों में कोई मिक्सचर नहीं है। राजनीति का समय तो सारा साल रहता है। युद्ध इस तरह के कभी कभी होते हैं कि 22 मिनट में 9 टेरर के ठिकाने बिल्कुल खत्म कर दिए जाएं और फिर पाकिस्तान जवाब देने की हिमाकत करे तो उनके एयर डिफेंस सिस्टम, रेडार सिस्टम भी ध्वस्त हों और उसके बाद एयर बेसिस, 11 एयर बेसिस भी ध्वस्त हो गए। लेकिन यह बात विपक्ष को समझ क्यों नहीं आ रही? यही विपक्ष है ना जो सबूत मांग रहा था सर्जिकल स्ट्राइक के, बालाकोट स्ट्राइक के। आज प्रधानमंत्री ने जब कह दिया कि हम तो कैमरा लेकर गए थे क्योंकि सबूत गैंग तो सबूत मांगता है, तो इनको मिर्ची लग गई। अब प्रेम चोपड़ा बुलाने लग गए, अब परेश रावल बुलाने लग गए। क्या इस तरह की ओछी राजनीति इस वक्त सही है? देखिए नविका जी, पहलगाम अटैक के फौरन बाद जो पहली ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उसी मीटिंग में हमारे पार्टी प्रेसिडेंट मौजूद थे। तमाम विपक्ष ने जब भी ये कहा था कि भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद को खत्म करने के लिए जो भी कदम उठाएगी, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। हम हमारे भारतीय जवानों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। और वाकई में हमारे भारतीय जवानों ने कर दिखाया। पहले ही दिन ऑपरेशन सिंदूर के पाकिस्तान में घुसकर उनके गढ़ में जाकर 9 आतंकवादी कैंप को नस्तो नाबूद कर दिया, 100 से करीब आतंकवादी को खत्म कर दिया। तो हम तो हमारे भारतीय जवानों को सैल्यूट करते, सलाम करते। और अब जो डेलीगेशन गया है, डेलीगेशन का हिस्सा हमारे पार्टी प्रधान असद ओवैसी साहब भी है। और देखिए, पहली मर्तबा असद ओवैसी साहब ने पाकिस्तान को नहीं गिरा। इसके पहले भी जब वो पाकिस्तान गए थे तब भी जाके उन्होंने पाकिस्तान में बैठ के उनकी खाद उधेड़ के आई थी। और इस बार तो साफ है, ये दुनिया को बताना बहुत जरूरी है नविका जी कि पाकिस्तान किस तरह से टेररिज्म को बढ़ावा देता है, किस तरह से टेररिज्म को पनाह देता है। और उसका विक्टिम भारत हो चुका है। हमने देखा है 26/11, हमने देखा है पुलवामा, अब ये हो गया पहलगाम। इसमें तो इन्होंने दरिंदगी की पूरी हद पार कर दी। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने आकर पहलगाम में बेगुनाह बेकसूर पर्यटकों को अब नाम पूछकर, किसी का मजहब पूछकर, उनके बीवी बच्चों के सामने कोल्ड ब्लडेड उनका मर्डर कर दिया। अब ये दरिंदगी की हद पार कर चुका था पाकिस्तान। अब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, सैल्यूट है जवानों को, उस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। देखिए, मेरा शहजाद पूनावाला के साथ बीजेपी के प्रवक्ता है, उनके साथ 10 साल में 100 मर्तबा झगड़ा हुआ होगा, लफड़ा हुआ होगा, हर टॉपिक के ऊपर हम डिसएग्री किए होंगे। देखो, डेमोक्रेसी की खूबसूरती भी एग्री टू डिसएग्री। मगर जब भी टीम है ना बीजेपी के, नेशनल सिक्योरिटी का सवाल आ गया, तो जब भारत देश का सवाल आ गया, तो नेशन फर्स्ट, तो हम ये इल्जाम बी टीम लगाओ डी टीम लगाओ। देखो, हमको यहाँ पे नेशनलिज्म पेट्रोटिज्म का सर्टिफिकेट के लिए कुछ नहीं कर रहे, हम किसी की चमचागिरी करने के नहीं कर रहे। देश से मोहब्बत है, देश से प्यार है। देखो, वारिस पठान पैदा हुआ भारत में और इंशाअल्लाह वारिस पठान मरेगा तो दफनाया भी जाएगा भारत की मिट्टी में। मोहब्बत है हमको, इसमें कोई सियासत नहीं करता। हाँ, पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते रहेंगे, एग्री टू डिसएग्रीमेंट चलता रहेगा, मगर देश का जब सवाल आ गया तो 140 करोड़ भारतीय एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ खड़े हुए हैं, हमारे जवानों के साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे। अब इसमें कुछ लोग जो सियासत की बात करते हो नहीं होना चाहिए। अब देखिए, कल ही जाके असद साहब ने कितना धोया है कुवैत के अंदर बैठकर। उन्होंने यहां तक बता दिया कि पाकिस्तान का जो सो कॉल्ड फील्ड मार्शल है असीम मुनीर, वो एक तस्वीर दे रहे, तो चाइना के 219 की वो है, प्राइम मिनिस्टर को दे रहे तस्वीर। अरे, उन्होंने यहां तक कहा कि अब कॉपी करने के ऊपर कहा कि नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। यानी बताया कि पाकिस्तान इतना बेवकूफ देश है, इतना बेवकूफ, एक तो दूसरों के पैसों के ऊपर पलने वाला देश है, भीख मंगा है, और वो हमारे ऊपर आंख उठा रहा है। तो उसको ये जवाब वहां पर बैठकर देना बहुत जरूरी था और दिया उन्होंने। और मुझे बहुत अमीक जमाई, ये कि भाई असद भाई ये लफ्ज आपके मुंह से क्यों नहीं निकल पा रहे? पाकिस्तान पर नहीं, प्रधानमंत्री पर आपका धावा क्यों है? नहीं, देखिए, ये पाकिस्तान के खिलाफ जो फैसला था समाजवादी पार्टी पहले दिन से आज तक उसमें है। और हमारे लेकिन उसके बाद मैं सुनिए मेरी बात, राजीव राय साहब जो हमारे एमपी हैं, वो खुद इस वक्त रशिया के डेलीगेशन पर हैं, और जो बात दुनिया में जाके हमें भारत की तरफ से रखनी थी, हम उस पर रख रहे हैं। हमारा ये कहना है कि अगर आप सिंदूर की सौदागरी का काम करोगे, ये सवाल क्यों नहीं उठेगा? हम ये पूछ रहे हैं, सेना
हमारी भारत के प्रधानमंत्री के चरणों में है। ये किसने बोला? किसी एमएलए ने नहीं बोला, किसी प्रवक्ता ने नहीं बोला। हमें दुख होता है कि हमारी सेना के बारे में, हमारी सेना के बारे में सिंदूर की सौदागरी हो रही है, हमारी सेना के बारे में। वारिस पठान साहब, क्या ये शब्द ही ऑब्जेक्शनेबल नहीं है? जगदीश देवड़ा जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वो कहता है भारत की सेना प्रधानमंत्री के चरणों में। बोलूंगा नविका जी, हमारा भारतीय जवान जो पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान के धजिया बिखा दिया, उघेड़ दिया, वो बीजेपी के लिए या एमआईएम के लिए या कांग्रेस के लिए नहीं लड़ रहा था, वो भारत के लिए लड़ रहा था। इसलिए उसके ऊपर सवाल उठाना, ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल इस तरह का उठाना, शक करना हमारे भारतीय जवान का इंसल्ट, ऐसा मैं समझता हूं, मेरी नजर में ये। क्योंकि भारतीय जवान जिस दिन उसने यूनिफॉर्म पहन लिया, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी वारिस भाई आप तो जात ढूंढ रहे थे, आप तो पीडीए ढूंढ रहे थे, उसमें रामगोपाल यादव जी ने क्या कहा था, शहजाद पुनावाला याद करा दीजिए आज अपनी जमाई को। देखिए, मुझे लगता है कि मुझे इंटरवीन करना है, मैं आपके बाद दूंगा, मेरी बात खराब हो जाएगी। नहीं, ये तरीका थोड़ी दुनिया का दूसरे सबसे बड़े लोकतंत्र का फॉरेन सेक्रेटरी हमारे विक्रम मिश्री साहब, सरकार से उसको अपना एक अकाउंट लॉक करना पड़ा, बोला ये गद्दार है, इसने सीजफायर कराया। उसकी बेटी को भागना पड़ा सोशल मीडिया से। इनका जगदीश देवड़ा भारतीय जनता पार्टी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोलता है सेना, मेरे भारत की सेना, मेरे जवान। रामगोपाल यादव ने क्या कहा? क्या उन्होंने जातियों में हमारी सेना नहीं बांटती? शहजाद पुनावाला जवाब दें। आपको जेंटलमैन बन के डिबेट करना है या फिर मैं भी ऐसे ही डिबेट करूं? देखिए, आपने बात उठाई, मुझे जवाब देने का अवसर दीजिए। अब मैं बोलता हूं कि इन्होंने जगदीश देवड़ा का नाम लिया, हालांकि हटाया उसको। सुनिए ना भाई, प्लीज, मैंने हटाया उसको। देखिए, अगर ऐसे डिबेट करना है फिर मैं भी आपके बीच में बोलता, फिर डिबेट नहीं होती, फिर ड्रोन होता और फिर मैं देवड़ा को कंडेम करता हूं, आप रामगोपाल यादव को करो। आप खड़गे जी ने छुटपुट बोला, उसको कंडेम करो। आज संजय राउत ने बोला ऑपरेशन सिंदूर फेलियर है, कंडेम करो। नहीं करेंगे। दूसरी बात, ये विजय वड़त्तीवार, अब मैं बड़वे जी पे आना चाहता हूं। बड़वे जी को पता होना चाहिए कि विजय वड़त्तीवार महाराष्ट्र से हमारे, उन्होंने बोला 15,000 का ड्रोन आया था तो हमने 15 लाख का मिसाइल भेजा। भाई, उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल गोल्डन टेम्पल पर भेजा। क्या देश की सेना अब ये कैलकुलेटर लेकर बैठेगी? और ये आप क्या कभी कोविड के एक्सपर्ट, कभी वैक्सीन एक्सपर्ट, कभी मिसाइल एक्सपर्ट, कभी ड्रोन एक्सपर्ट बन जाते हैं? और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ये देखो, ये जो परेश रावल है, उन्होंने एक मूवी की थी अंदाज अपना अपना, उसमें उनका कैरेक्टर था तेजा। तो तेजा में बोला असली तेजा कौन है, मार्क किसके गाल पे है, हुज गाल हैज मार्क। तो अब मैं भी पूछना चाहता हूं कि ये कांग्रेस कौन से गाल पे मार्क लेके घूम रही है? ये मनीष तिवारी बोलते हैं कि भाई मीडिएशन नहीं हुआ, बर्वे जी बोलते हैं कि मीडिएशन हुआ, कांग्रेस के गाल पे कौन सा मार्क है? फिर ये पीओके लेना है, ये बर्वे जी बोल रहे हैं, यहाँ पे इनके नेता सिद्धरमैया ये बोल रहे युद्ध नहीं करना है। ये कौन से गाल पे मार्क है? ये असली तेजा कौन है कांग्रेस का? बिल्कुल। असली तेजा कौन? बर्वे जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या सही नहीं कहा था कि कांग्रेस के नेता जो कह रहे थे, बार बार ये सवाल उठा रहे थे कि अरे भाई, हमारे देश के विदेश मंत्री जो हैं वो मुखबिर हैं, वो गद्दार हैं। यहां पर गद्दारी का सर्टिफिकेट दिया जा रहा था। पाकिस्तान से लड़ना था कि अपने देश के अंदर लड़ना था? बर्वे जी, ये सवाल देश की जनता आपसे पूछ रही है। सुमित का दिल्ली से सवाल है, अगर मोदी जी पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं तो कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को क्या तकलीफ हो रही है? कांग्रेस कभी भी देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा नहीं रहता है। हम देश के प्रधानमंत्री के साथ में, देश के सेना के साथ में पूरा विपक्ष खड़ा था, एक साथ खड़ा था। आपने देखा होगा जब सर्वपक्षीय बैठक बुलाई गई है, उस बैठक में सारे पक्षों ने अपना मत और सेना के साथ में, तो गद्दार किसने बुलाया था? विदेश मंत्री को गद्दार किसने बुलाया? सिंदूर का सौदागर किसने बुलाया? किसने जे बुलाया? नविका जी, सबसे पहले आप विदेश मंत्री से पूछिए कि आपने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया कि मैंने पहले ही बता दिया था पाकिस्तान को हम हमला करने वाले हैं। ये किसने स्टेटमेंट दिया? सुशांत सरीन, आप समझा दीजिए। ये कितनी बार समझाया जा चुका है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को समझ क्यों नहीं आ रही? पाकिस्तान प्रॉब्लम समझ आ रही है, लेकिन वो समझना चाहते नहीं है और दिखाना चाहते हैं कि उनको समझ नहीं आ रही। एक ही सवाल को बार बार उठाएंगे, उसका स्पष्टीकरण आप कर भी दें तब भी उठाएंगे। आप बार बार स्पष्टीकरण करेंगे, बार बार उठाएंगे, वही सवाल बार बार उठाएंगे।
सिंपल सी बात है, अगर इनको नहीं समझ में आया था, उसका कई बारी विदेश मंत्री ने भी, विदेश मंत्रालय ने भी, तमाम सरकारी स्तर पर उसका क्लैरिफिकेशन हो गया है। ऑपरेशन के शुरू होने से पहले पाकिस्तान को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी कि हम आपको मारने वाले हैं। पहले मारा और साथ ही साथ उनको बताया कि हमने यहां पर मारा है। वही जो चीज हमने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद की थी और बालाकोट के बाद की थी, वही चीज इस बार भी की कि पहले आपने अपना निशाना साधा और उसके बाद आपने उनको बताया कि हमने ये किया है, अगर आप आगे कुछ नहीं करेंगे तो आगे कुछ और नहीं होगा, बात यहीं पे रुक जाएगी। ये स्पष्टीकरण कई बारी हो गया है। अब जब विदेश मंत्री कहते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्राइक, उसका यह मतलब नहीं है स्ट्राइक शुरू होने से पहले, उसका यह मतलब है जब स्ट्राइक शुरू हुई है उसके साथ ही साथ हमने यह बता दिया एट द बिगिनिंग। अब बार बार अब इनको क्या इसमें नहीं समझ, मुझे नहीं समझ आता है। वारिस भाई आपको इसमें कोई भी डाउट है कहीं पर? क्योंकि पूरा ऑपरेशन जो 6 और 7 की रात को हुआ था वो तो 22 मिनट का था, तो शुरू और अंत में फर्क कितना था? ये बात कांग्रेस के समझ में क्यों नहीं आ रही? ये बात बाकी विपक्षी पार्टियों के समझ में क्यों नहीं आ रही? आपको समझ आई? देखिए नविका जी, मैं तो ना कांग्रेस का प्रवक्ता हूं ना समाजवादी का प्रवक्ता हूं, मैं एमआईएम का प्रवक्ता हूं और अपनी पार्टी की बात रख रहा हूं। जो हिसाब से हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने विश्व में भी जाकर जो पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई और पाकिस्तान का पूरा जो झूठ का चेहरा दुनिया के सामने लाया है, वो काबिले तारीफ है। अब यहां पर देखिए पब्लिक का इनका सवाल क्या है, जो 140 करोड़ की जनता है वो बार बार ये जो सवाल कर दिया उसका सवाल मांग रही है कि भाई वो जो 4 आतंकी थे कहां चले गए जिन्होंने पहलगाम में आकर इतना ये कर दिया। लेकिन मैं कहूंगा कि ये वो वक्त नहीं है, ये सवाल जवाब नहीं। इस वक्त हमको हमारे देश की सेना के साथ खड़े रहना है, क्योंकि ऐसा भी कहा कि सीज फायर खत्म नहीं हुआ है और पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। पाकिस्तान धोखेबाज है, उनपे जो एक बार गलती करे वो है शैतान और जो बार बार गलती करे वो है पाकिस्तान। नविका जी, मैंने हमेशा ये बात कही है और आज विश्व को पता होना चाहिए कि जो ये पाकिस्तान को आईएमएफ की द्वारा फंडिंग मिली जा रही है, जो देश उनको समर्थन दे रहे, वो नहीं देना चाहिए। क्यों गलत है पाकिस्तान? ये फंडिंग से क्या करने वाला है? वो उस मिलिटेंट के ऊपर यूज करेगा जो आतंकवादी हम लोगों ने। बिल्कुल सही कह रहे हैं। शहजाद भाई, आपके पास आने से पहले जनता के कुछ और सवाल प्रेरणा सिंह बलिया से पूछ रही हैं। वाह, क्या दिन आ गए हैं। आज ओवैसी जी की पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मजहब पूछकर हिंदुओं को पहलगाम में मारा गया और कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेकर सरकार पर अल्पसंख्यकों पर हमला करने का आरोप लगा रही है। ये क्या दिन आ गए? मैं यही कोट करना चाह रहा था। वारिस भाई 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड था। वारिस भाई उनका मंसूबा था नविका जी कि वो हिंदुस्तान के अंदर हमारे हिंदू भाई और मुसलमानों के बीच में नफरत पैदा करे। वो ये मंसूबे से तो नाम और मजहब, लेकिन ये मंसूबा आप समझ गए थे, ये कांग्रेस की समझ में क्यों नहीं आ रहा? शहजाद, सवाल इस बात का है। देखिए, मैं वही बता रहा हूं कि उदित राज ने तो कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सांप्रदायिक नाम है। बरवे जी, चलिए मैं आपको 2-3 छोटी बातें पूछना चाहता हूं। ये जो बयान जयशंकर जी का आप मिसकोट कर रहे हैं, वैसा ही बयान डीजीएमओ ने 11 मई को दिया था। मतलब आप डीजीएमओ पे सवाल उठा रहे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बरवे जी, एक छोटा सा क्विज कॉन्टेस्ट खेलते हैं। ये पीओके दिया किसने था पहले? और दूसरी बात बता दीजिए कि ये पीओके देने के बाद आप लोगों ने इतने वर्ष पीओके लिया नहीं और उसके बाद आपने एक एग्रीमेंट साइन किया कि एडवांस ट्रूप मूवमेंट बता देंगे। 94 में आपने रेटिफाई किया। ये तो लिखित में है कि आप एडवांस ट्रूप मूवमेंट बता रहे थे। इसके बारे में जवाब दीजिए। जा रहे हैं सजाद भाई, इतिहास में जा रहे हैं तो इतिहास में ये भी बोलिए कि इंदिरा जी ने बांग्लादेश तैयार किया। ये ताकत अच्छा, इंदिरा जी ने किया। सैम मैनेक्स का तो कोई रोल ही नहीं था। ये बोलने में क्यों हिचकी जा रहे हैं आप? नहीं, इंदिरा जी गई थी, वो फावड़ा लेकर गई थी। क्या लेकर गई थी वहां पे? जो आपको गलत लग रहा है वो आप बोल रहे, लेकिन जो अच्छा किया वो भी बोल दीजिए। अच्छा जी, वो भी बोलने में सिंदूर ऑपरेशन के बारे में पीएम बोले तो पीएम क्रेडिट ले रहे हैं और इंदिरा जी गई थी 71 में बांग्लादेश बनाने। मतलब फील्ड मार्शल सैम मैनेक्स कौन थे? आर्म्ड फोर्सेस कौन थी? वोट नहीं मांगे गए। आपने बोला इंदिरा ने 2 टुकड़े किए, वोट दो इंदिरा को। ये कैंपेन था भाई, पाकिस्तान के नाम पे आपने कैंपेन किया था। उसके लिए वोट नहीं मांगे भारत में किसी ने। साहब ऐसा है, आज तक उसी के मुंह वोट खा रहे हो आप। वोट नहीं मांगे भाई। अरे आप कौन से पार्टी से है? वोट नहीं मांगे, इतने सालों से आप वोट ही तो मांगते आए
रहे हो? वोट के बिना आप कोई काम कहाँ करते हो? सौरभ सिंह भागलपुर बिहार से पूछ रहे हैं, अमीक जी, ये आपके लिए, अमीक जी जरूर सुनिए। अमीक जी, बर्वे जी, आज बता ही दीजिए, ऑपरेशन सिंदूर पास है या फेल? एक शब्द में कहिए, हाँ या नहीं। नहीं, ऑपरेशन सिंदूर अधूरा है, जो इंतकाम है वो अधूरा है। हम ये कहना चाहते हैं दुनिया के सबसे बड़े दूसरे जमहूरियत होने के नाते कि प्रधानमंत्री जी, इंदिरा जी ने, अटल बिहारी साहब ने अमेरिका की गुलामी नहीं करी। डरो मत आप, पूरा देश आपके साथ है। अच्छा, डरे? ये 71 नहीं, एक सेकंड, गुलामी नहीं की तो 71 का क्यों छोड़ दिया? मैं ये पूछ रहा हूँ, कहने के बावजूद जगजीवन राम जी झूठ बोल रहे थे। दलित नेता जगजीवन राम को आप झूठ बोल रहे हो क्या? उन्होंने बोला पीओके लेना चाहिए था, करतारपुर साहिब लेना चाहिए था, क्यों छोड़ दिया? आज 15,000 सोल्डर दे दिए। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद में कहा था, सलीम भाई पीओके लेके रहेंगे, पीओके लेके रहेंगे। मौका था ना, मौका था। अगर नेतागिरी लेना ही है, अगर कांग्रेस के अगर नेतागिरी कर रहे हो, सवाल पूछा, नहीं, अगर नेतागिरी कर रहे हो पीओके में, सब पूरा देश जानता है, दुनिया जानती है कि आतंकवादी जो अड्डे हैं वो पीओके में हैं। अच्छा, तो सवाल ये है, एक अमेरिका के कहने पे और मुरीदके में क्या था? अमेरिका के सदर, बता दीजिए। अमेरिका के सदर की गुलामी सुशांत सरीन जवाब दीजिए। सिर्फ पीओके में ही है? कश्मीर ले कौन गया? अमेरिका का गुलाम नहीं है कश्मीर। यूनाइटेड नेशन नहीं बनेगा अमेरिका का गुलाम। यूनाइटेड नेशन कौन ले गया कश्मीर? हमें पूछ रहे हैं कि भारत, एक सेकंड अमित जी, आप एक इंटेलिजेंट, सुनिए, यूनाइटेड नेशन कश्मीर कौन ले गया? बहुत लंबी चर्चा उस पर भी कर लेंगे। हम ये बताओ, सुशांत सरीन, लंबी चर्चा, सुशांत सरीन जवाब दें। अमेरिका की गुलामी क्यों? अरे यूनाइटेड नेशन ले गए। देखिए, ऐसा है कि आतंकी कैंप जहां से लॉन्च होते हैं, कई कैंप्स भी हैं, ट्रेनिंग कैंप्स भी हैं पीओके में, ये बात दुरुस्त है। लेकिन जो मेन उनके अड्डे हैं, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, भावलपुर में है। अगर लश्कर ए तैयबा की आप बात करें, वो भी पंजाब में है, लाहौर में है। मुरीद के तो इज लाइक ए सैटेलाइट सिटी इसका, लाहौर का बिल्कुल उसके एडजॉइनिंग है। आप तमाम अल बदर की बात करें, उसका पेशावर में होता था बेस। तमाम जो ये आतंकी गुट हैं, उनके जो बेसिस हैं वो पाकिस्तानी पंजाब में है, पीओके में नहीं है। उनको आपने हिट किया है और बहुत बुरी तरह हिट किया है, इतनी बुरी तरह कि पाकिस्तान कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे हिट किया है। दूसरी चीज, और ये बात ठीक है कि अगर ये सवाल उठाया जाए कि भाई वो जो 4-5 आतंकी थे जिन्होंने पहलगाम को अंजाम दिया, उनको क्यों नहीं अभी पकड़ा गया? बिल्कुल सवाल उठाना चाहिए, क्यों नहीं उठाना चाहिए? तीसरी चीज ये कि ये भी बात ठीक है कि भाई अगर आप ने जो गृह मंत्री ने बोला है कि हमारे को पीओके लेना है, लेकिन गृह मंत्री ने अभी तो नहीं बोला था ना कि अभी मैं जाके ले रहा हूं पीओके। भाई बिल्कुल, भारत का स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट एक होता है कि हम करेंगे, कब करेंगे, कैसी तैयारी होगी, क्या इसी वक्त वो कर लेना चाहिए था? ये सवाल क्या विपक्ष सिर्फ इसीलिए उठा रहा है ताकि राजनीति चमक सके, किसी तरह सरकार को नीचा दिखा सके? लेकिन ऐसा करने से क्या पाकिस्तान को ऊंचा उठाने की कोशिश हो रही है? एक तरफ भारत एकजुट होकर दुनिया में यह मैसेज दे रहा है जो ओवैसी साहब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वो जो नालायक देश है उसे तो चीन के एक्सरसाइज और पाकिस्तान के एक्सरसाइज में फर्क नहीं पता। फील्ड मार्शल बन जाते हैं युद्ध हारने के बाद वहां के आर्मी चीफ। लेकिन कांग्रेस पार्टी है जिसने सबसे लंबा समय ये देश चलाया, उसकी समझ में ही नहीं आ रहा। वो बार बार अपने ही देश के विदेश मंत्री को गद्दार बुलाते हैं, अपने ही प्रधानमंत्री को सिंदूर के सौदागर बुलाते हैं। क्या हो गया है विपक्ष को? क्या यही विपक्ष जनता की बात समझ पा रहा है? यही सवाल आज पब्लिक का है। आज तमाम अपने पैनलिस्ट को धन्यवाद करूंगी और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी शो पर जिसका नाम है सवाल पब्लिक का। पैसा लगाना है तो सेंचुरी क्लब प्राइम पे लगाओ, डूबे